नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त सिया के अनुभव पर आधारित है। यह कहानी उस दिन की है जब सिया और उसके दोस्तों ने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन कॉलेज के बाद सिया अपने दोस्तों ईशान और अमन से मिलने के लिए कैफे गई। जैसे ही वह कैफे में पहुंची, उसने देखा कि ईशान और अमन पहले से ही वहां बैठे थे, कॉफी पीते हुए और फोन पर कुछ देख रहे थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो दोस्तों? ईशान ने जवाब दिया, हम एग्जाम की तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें पता है IIT JEE का एग्जाम नजदीक है, अमन ने तुरंत कहा। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ बेंगलुरु जाएं तो हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी, सिया ने विचार में डूबते हुए कहा। सही है, लेकिन हमें पहले से योजना बनानी होगी। क्या हम कार से जाएंगे? ईशान ने उत्साह से कहा। बिल्कुल, मेरे पास कार है, लेकिन बेंगलुरु जाने के लिए हमें समय पर निकलना होगा। अगर हम ट्रैफिक में फंसे तो यात्रा लंबी हो सकती है। सिया ने नोट किया। ठीक है, हमें जल्दी निकलना होगा। चलो, हम एक दिन पहले वहां पहुंचते हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें। सभी ने सहमति जताई और उन्होंने अगले शनिवार की योजना बनाई। आखिरकार एग्जाम का दिन नजदीक आ गया। ईशान ने अपनी कार की पूरी तैयारी कर ली थी और उन्होंने सभी जरूरी किताबें और नोट्स इकट्ठा कर लिए थे। एक खूबसूरत शनिवार की सुबह सब लोग जल्दी उठ गए। उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और उत्साहित होकर बेंगलुरु के लिए निकल पड़े। मौसम खुशनुमा था और गाड़ी चलाते समय सूरज की रोशनी सब कुछ सुहावना बना रही थी। जैसे ही वे बेंगलुरु से लगभग 147 किलोमीटर की दूरी पर मैसूर के लिए हाईवे पर पहुंचे, अचानक ट्रैफिक जाम में फंस गए। ईशान ने घड़ी देखी और चिंतित होकर कहा, हमारी यात्रा अब लंबी हो जाएगी। सिया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास योजना थी, चलो इस समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। वे सब ने गाड़ी में बैठकर अपनी किताबें और नोट्स निकाले। अमन ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ट्रैफिक के बीच में भी उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया। लगभग 1 घंटे बाद जाम खत्म हुआ और उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू किया। इस बार यात्रा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद वे बेंगलुरु पहुंचे। होड़ी और गगनचुंबी इमारतों को देखकर सबने उत्सुकता से कार से बाहर झांका। उन्होंने एक होटल में चेक इन किया और थोड़ी देर आराम किया। ईशान ने कहा, चलो पहले दिन को खत्म करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने होटल के कमरे में पढ़ाई शुरू कर दी। सिया ने कहा, हम सब ने मेहनत की है, अब हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया और संबंधित विषयों पर चर्चा की। अगली सुबह एग्जाम का दिन आ गया। सभी ने अच्छे से तैयारी की और परीक्षा के स्थान पर पहुंचे। उस दिन का मौसम सुखद था, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी था। सभी लोग अपने अपने नोट्स पढ़ने में व्यस्त थे। परीक्षा का समय आया और सिया ने अपने दोस्तों को उत्साहित करते हुए कहा, हमने पूरी मेहनत की है, अब हमें अपनी पूरी क्षमता दिखानी है। परीक्षा के दौरान सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया और परीक्षा खत्म होने पर एक दूसरे से अपने अनुभव साझा किए। खुशी खुशी वे होटल लौट आए। उन्होंने रात का खाने का ऑर्डर दिया और एक दूसरे के साथ हंसते हंसते अपने अनुभवों के बारे में बात की। कुछ ही देर में उन्होंने अपना खाना खा लिया था। अब वे बेंगलुरु से मैसूर अपने घर लौटने लगे। अभी बेंगलुरु से मैसूर के लिए स्थानांतरण करते हुए लगभग 10 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। अमन बोला, अब क्या हुआ? आराम से चलाना। मैंने कहा, होना क्या है? पेट्रोल खत्म हो गया है। यह ईशान के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना, गाड़ी में ऐसे ही ले आया होगा। ईशान अपनी बैठी हुई भराई सी आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी, इसीलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतर नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो अच्छा है। अब हम में से बारी बारी एक लोग स्टीयरिंग सीट पर बैठता और बाकी दोनों लोग गाड़ी को धक्का लगाते। ऐसे ही चलते चलते मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशाल काय बरगद का पेड़ है। वह सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल में एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थीं। डर ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हम तीनों की रफ्तार धीमी हो गई थी, पर कदम मजबूरी में उस बरगद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। धड़कनों की आवाज जैसे अंदर से कोई मरा हुआ इंसान दरवाजा पीट रहा हो। और वो बरगद, हाँ वही,
यूं लग रहा था जैसे पेड़ नहीं, कोई जिंदा चीज हो जो हमें घूर रही हो, हमारे अंदर झांक रही हो। हर एक डाली से जैसे लताएं नहीं, उल्टे लटके हुए इंसानी पैर झूल रहे हों, सड़े हुए, बिना मांस के, हिलते हुए। हमने अपनी हिम्मत समेटी और डर को निगलते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी दिमाग में एक खटका हुआ, ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है? जब सड़क बनी थी तो इसे हटाया क्यों नहीं गया? शायद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये एक भूतिया पेड़ था। तभी मेरी नजर उस चबूतरे पर पड़ी जहां एक भगवान की तस्वीर रखी थी और चारों ओर लाल डोरे से लिपटा हुआ वो पेड़, जैसे लोगों ने पेड़ से बचने के लिए भगवान को बुला लिया हो, या शायद खुद को उस पेड़ की नजरों से बचाने के लिए भगवान को बांध दिया हो। उस पल लगा कि शायद भगवान की उपस्थिति ने ही हमें बचाया हो। और तभी मेरी नजर पड़ी उसके तने पर उभरे कुछ अजीब से अक्षरों पर, जो मेरी समझ से बाहर थी, पर उसकी शक्ल दिमाग में गहरे छप गई थी, जैसे वो आकार अब मेरी नींदों में उतरने वाला था। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखी, और यकीन मानो हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई जिंदा कब्रिस्तान पार कर रहे हों। सड़क सुनसान थी, रात गहराती जा रही थी, और हम 3 दोस्त ठंडी पूस की रात में पसीने से तरबतर थे। अजीब बात यह थी कि हर जगह वही रहस्यमयी अक्षर उकेरे हुए थे। और हाँ, एक गंध, एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई पर पहचान से बाहर गंध, जो अब तक पीछा कर रही थी। 4 किलोमीटर तक गाड़ी को धक्का देते देते हम थक चुके थे। थक कर गाड़ी में बैठ गए। सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लें, पर ठंड इतनी कि गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी जैसे हड्डियों में बर्फ घुल रही हो। तभी ईशान ने कहा, बाहर चलते हैं, अलाव जलाते हैं, वरना गाड़ी में बैठकर तो कुल्फी बन जाएंगे हम लोग। वक्त करीब 12 से 1 के बीच का रहा होगा। हम नीचे उतरे, एक कोना ढूंढा, लकड़ियां इकट्ठी की। अमन ने अपने लाइटर से 3-4 बूंद पेट्रोल डाली और आग जला दी। धीरे धीरे गर्माहट महसूस होने लगी और हम तीनों वहीं बैठकर अलाव सेंकने लगे। और गप्पे भी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी दीवार थी, दरवाजा जैसे सदियों से किसी ने न छुआ हो। जर्जर, धुंध इतनी कि सब धुंधला था। उसी दीवार पर वही लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने अमन से पूछा, क्या लिखा है? पढ़ो ना जरा। अमन को वो भाषा आती थी। उसने पढ़ने की कोशिश की, पर फिर सिर हिलाकर बोला, अरे छोड़, धुंध है, दीवार पर धूल है, और हमें इससे मतलब भी क्या, कुछ भी लिखा हो। हमारा ध्यान फिर आग पर आ गया। अलाव अब अच्छी तरह जल रहा था। ठंड की चुभन अब दूर हो रही थी। उसी वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया, एक सवाल जो न जाने क्यों दिमाग में अटक गया था। मैंने पूछा, चुड़ैल क्या होती है? कोई बता सकता है? एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। दोनों चुप, चेहरों पर अजीब सी झिझक। फिर ईशान हंसा। अभी कुछ देर पहले तो बुरी तरह डरी हुई थी, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहती है? मैंने कहा, हाँ तो उसका नाम लेने से क्या वो आ जाएगी? डर तो अब तुम लोग रहे हो, ईशान बोला। ठीक है, सुनो, मैं बताता हूँ। उसकी आवाज भारी हो गई, जैसे खुद उस डर को जी रहा हो। चुड़ैल पैदा नहीं होती, वो बनती है मरने के बाद। जब किसी औरत की मौत, खासकर दिवाली के 5वें दिन, अगर गर्भवती हो और प्रसव पीड़ा में उसकी अप्राकृतिक मौत हो जाए, तो वो औरत चुड़ैल बन जाती है। मैंने पूछा, कैसे दिखती है? ईशान बोला, डरावनी, बेहद डरावनी। उल्टे पैर, बिखरे उलझे बाल, लंबी सी काया, चेहरे पर मौत की छाया, झुर्रियों से भरा चेहरा। ये कोई भी रूप धारण कर सकती है और किसी की भी आवाज निकाल सकती है। रात को दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हें तुम्हारे ही किसी अपने की आवाज में बुलाती है, जैसे कोई मुसीबत में हो, और तुम जैसे ही दरवाजा खोलते हो, तुम्हारी मौत है। ये चुड़ैल मर्दों को आकर्षित करती है, सुंदर स्त्री बनकर, और फिर उनका खून चूसती है ताकि खुद जिंदा रह सके। इतने में अमन बोल पड़ा, अरे ये सब तो डायन भी करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही होती हैं? ईशान ने सिर हिलाया, नहीं, बड़ा फर्क है। डायन जिंदा औरत होती है, वो अपने काले जादू, तंत्र मंत्र से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए सुना होगा कि कई गांवों में किसी औरत को डायन कहकर जला दिया जाता है, पर चुड़ैल को कोई नहीं मारता, क्योंकि वो तो पहले से मरी हुई होती है। मैंने पूछा, तो क्या चुड़ैल को कभी खत्म किया जा सकता है? अमन बोला, कहा जाता है कि अगर उस चुड़ैल को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दिया जाए, तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकती। फिर ईशान बोला, मेरी दादी ने एक बार मुझे एक चुड़ैल की कहानी सुनाई थी। करीब 100 से 150 साल पुराना किस्सा होगा। नाम था नालेबा।
मुझे ये कहानी मेरी दादी माँ सुनाया करती थी। मैंने पूछा, नालेबा क्या होता है? अमन बोला, यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है, हिंदी में मतलब कल आना। मैंने कहा, फिर तो मुझे ये कहानी जरूर सुनाओ। अमन मुस्कुराया। कहीं तू वो श्रद्धा कपूर वाली स्त्री फिल्म की कल आना वाली कहानी तो नहीं सुनने वाली जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? ईशान हंसकर बोला, नहीं यार, वो फिल्म इसी किस्से से इंस्पायर्ड है और मेरी कहानी तो उसके बिल्कुल उलट है। मैंने पूछा, उलट कैसे? ईशान बोला, पहले सुनोगी तब समझोगी, सुन तो सही। वो बताने लगा, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, बेंगलुरु के पास। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर उसका रहस्य गहराई में उतना ही खौफनाक था। गांव के एक परिवार में एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी, गर्भवती थी। उसके परिवार के पास काफी भेड़ बकरियां थीं। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उससे थोड़ी दूरी पर कई छोटे छोटे कब्रिस्तान थे और एक तरफ थोड़ी दूरी पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी। मैंने पूछा, इतने सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वहां लोग मुर्दों को जलाते नहीं थे? ईशान बोला, नहीं, उस गांव की एक पुरानी रिवाज थी। मरने वाले के शरीर के नीचे के हिस्से को जलाया जाता था और ऊपरी हिस्से को दफनाया जाता था। हर कब्र के पास दीवार पर लिखा जाता था, नालेबा मतलब कल आना। अमन की आंखें चमक उठी। और उसका खाना वो कौन लाता था? और क्या चुड़ैल उसे खा नहीं जाती थी? ईशान बोला, सवाल बहुत हैं तेरे। सुन, जब खाना खत्म होता तो परिवार का कोई सदस्य दिन में भेड़ बकरियां वहां बांध आता था, लेकिन सूरज ढलने से पहले वहां से लौट जाता था। मैंने पूछा, मतलब दिन में चुड़ैल नहीं आती थी? ईशान ने कहा, हाँ, वो सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सिर्फ रात में बाहर आती थी। अमन ने पूछा, पर दीवार पर नालेबा क्यों लिखा जाता था? गांव वालों को तो पता ही होता होगा। ईशान बोला, गांव मुख्य सड़क से सटा था, बहुत से बाहरी लोग वहां से गुजरते थे, कोई गलती से वहां रुक ना जाए, इसलिए नालेबा लिखा जाता था, एक चेतावनी की तरह। मैंने पूछा, और शरीर के सिर्फ नीचे के हिस्से को जलाने का क्या कारण था? ईशान ने बताया, गांव वालों का मानना था कि इससे चुड़ैल अपाहिज हो जाती है। वो कब्रिस्तान की हद से बाहर नहीं निकल सकती थी, गांव में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अमन बोला, और ये चुड़ैल किसी का भी रूप बना सकती है ना? ईशान कुछ कहता, उससे पहले मैंने कहा, हाँ, ये मुझे पता है, वो ज्यादा देर तक किसी और का रूप नहीं ले सकती। जितनी देर वो किसी दूसरे के रूप में रहेगी, उतनी तेजी से उसकी शक्ति खत्म होती है, और अगर जिसका रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है। अमन मेरी तरफ देखकर सिर हिलाने लगा और ईशान कहानी में वापस लौटा। मैंने पूछा, वो जो बड़ा वाला कब्रिस्तान था वो किस लिए था? ईशान बोला, वो उन लोगों के लिए था जिनकी मौतें सामान्य थीं, जो चुड़ैल नहीं बने थे। अमन फिर से बोला, और वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? ईशान बोला, सारी कहानी उसी की है। वो अपने परिवार की बड़ी बहू थी, पहली बार गर्भवती हुई थी। भोली नाम की एक बकरी का मेमना उसके बहुत करीब था, उसका इकलौता सहारा। पूरे दिन घर के सारे काम अकेले करती थी, फिर भी ताने सुनती थी। भोली ही उसका सब कुछ थी। एक पल के लिए भी भोली ओझल होती तो वो खाना पीना छोड़ देती और तब तक ढूंढती जब तक मिल न जाए। शाम को जंगल जाती, भेड़ बकरियों को चराने, और फिर वापस लौटती। उसी तरह एक शाम वो लौट रही थी, सूरज डूब चुका था। भोली सा थी। अचानक भोली उसके हाथों से कूदकर भाग गई और भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ चली गई। वो स्त्री वहीं ठिठक गई। नालेबा का शब्द उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। डर लग रहा था, फिर भी उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली भोली, पर कोई जवाब नहीं आया। भोली की चिंता ने डर से लड़ाई जीत ली और वो धीरे धीरे अंदर चली गई। कब्रिस्तान का दृश्य भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल, टूटी कब्रें, गीली मिट्टी से आती अजीब सी सड़ांध। वो अपनी कंपकंपाती आवाज में फिर बोली, भोली भोली। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। काले वस्त्र, बिखरे बाल, चारों ओर खून फैला था। वो औरत जमीन पर बैठी थी, कुछ चबा रही थी। चबाने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि वो पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। उस औरत को देखकर वो गर्भवती स्त्री सहम गई। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था, डर से कांप रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके एक बार फिर पुकारा, भोली
भोली। पर उसकी डरी हुई आंखें उस औरत से हट नहीं रही थीं, जो अब धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी थी। उसने देखा वो औरत उसे घूर रही थी। उसके हाथों में भोली थी। मेमने का नन्हा सा शरीर उसके मुंह के पास था और वो उसे चबा चबा कर खा रही थी। गर्भवती स्त्री का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर वो रुकी नहीं। अपनी भोली को बचाने के लिए वो बेतहाशा उस औरत की तरफ दौड़ी। डर गायब था, सिर्फ पीड़ा थी। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही उस खौफनाक चुड़ैल ने एक झटके में उसे जमीन पर धक्का दे मारा। वो दूर जाकर धड़ाम से गिरी, सीधा जमीन पर। और उसी पल उसके पेट में पल रहा बच्चा दम तोड़ चुका था। उस स्त्री ने जैसे ही भीतर से वो टूटन महसूस की, उसी क्षण उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उस चुड़ैल ने उस मृत स्त्री के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब उसे पूरा शरीर मिल चुका था। अब वो सिर्फ एक छाया नहीं रही, अब वो थी पूरा शारीरिक रूप धारण किए हुए एक पूर्ण चुड़ैल। अब वो कब्रिस्तान की सीमाओं से परे निकल सकती थी। वो अब गांव के अंदर भी आ सकती थी। और धीरे धीरे उसने आसपास के सभी कब्रिस्तानों की चुड़ैलों को खुद में समेट लिया। हर रात उसकी शक्ति और डरावनी मौजूदगी और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। जो भी पुरुष अकेला सोता, अगली सुबह उसका बिस्तर खाली मिलता था। कुछ घरों में तो रात के सन्नाटे में दस्तक होती थी। कोई जानी पहचानी आवाज में पुकारती थी और दरवाजा खोलते ही वो गायब हो जाता था। वो चुड़ैल हवा बनकर पुरुषों को अपने साथ ले जाती थी। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या घटती गई। डरे हुए लोगों ने पुरानी परंपराओं को फिर से याद किया। एक ही उपाय था, नालेबा। लोगों ने अपने दरवाजों पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, नालेबा, कल आना। चुड़ैल जब किसी दरवाजे पर आती और ये शब्द देखती तो वो वापस लौट जाती, लेकिन अगली रात फिर आती और फिर वही शब्द पाकर फिर लौट जाती। ये क्रम चलता रहा। लोग रातों को डरे सहमे बंद रहते। बाहर निकलना सजा जैसा था। धीरे धीरे सारा गांव खाली होने लगा। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। वो गांव खंडहर बन गया। पर चुड़ैल आज भी जिंदा है। अब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। अब वो मुख्य सड़क पर बेंगलुरु मैसूर हाईवे तक भटकने लगी। सुनसान रातों में वो किसी मासूम का रूप लेकर लोगों को अपनी ओर बुलाती और फिर उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाती। वो अब किसी भी रूप में आ सकती थी, स्त्री, पुरुष, बच्चा, वृद्ध, जो चाहे वो बन सकती थी। और जब कोई उसके पास जाता वो उसका भक्षण करती। अब वो सिर्फ जानवर नहीं, इंसान भी खा रही थी। और उसके हर शिकार के साथ उसकी ताकत और बढ़ती जाती थी। वो गांव आज भी मौजूद है, खंडहरों से भरा, वीरान। सरकार ने उस इलाके की सड़क दोबारा बनवाई, पर आज भी कोई वाहन उस रास्ते से नहीं गुजरता। वो शॉर्टकट जो गांव को जोड़ता है अब मौत का रास्ता माना जाता है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर मंडराता है, पर गांव के करीब डर का आलम सबसे ज्यादा होता है। ईशान कहानी सुना ही रहा था, तभी मुझे ठंड सी महसूस होने लगी, न जाने क्यों। लेकिन शरीर में अजीब सी कंपी दौड़ गई। अमन और ईशान भी थर थर कांप रहे थे। मेरी नजर अलाव की तरफ गई। अलाव बुझने वाला था। मैंने कहा, यह बुझ रहा है यार, चलो और लकड़ियां लेकर आते हैं। ईशान ने कहा, मालूम है मुझे कहां मिलेंगी, मैं लेकर आता हूं। वो तुरंत उस धुंध भरे कोने की ओर बढ़ गया जहां वो टूटी दीवार थी जिस पर कुछ लिखा था। अमन भी उसके पीछे चल पड़ा, मैं भी साथ चल दी। ईशान तेज तेज चल रहा था और हम दोनों उसके पीछे पीछे। वो दीवार के पार चला गया लकड़ी ढूंढने। हम अब उस पुरानी दीवार के बेहद करीब थे। मेरी नजर दीवार पर लिखे उन धुंधले अक्षरों पर पड़ी। मैंने अमन से कहा, अब तो साफ दिख रहा है, अब पढ़ो ना। अमन ने हाथों से धूल झाड़ी, आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा और फिर जैसे उसकी आवाज गले में अटक गई हो, वो हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। मैंने झकझोर कर पूछा, क्या हुआ? क्या लिखा है वहां? वो कांपते होठों से बोला, ना ले बा। मेरी भी नजर उसी पर पड़ी। मैं उस भाषा को नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वो आकृतियां जानी पहचानी थीं। मैंने दिमाग पर जोर दिया और याद आया
गाड़ी को धक्का लगाते वक्त जो बरगद का पेड़ देखा था उस पर भी यही लिखा हुआ था। जो वीरान गांव पड़ा था रास्ते में, उसके दरवाजों पर भी वही निशान थे। अब कुछ भी कहने या समझने में देर नहीं लगी। हम उस गांव में बुरी तरह फंस चुके थे और अब वो चुड़ैल हमें छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने और अमन ने एक साथ चिल्लाया, ईशान भागो, जल्दी यहां से निकलो। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। ईशान शायद लकड़ियां लेने काफी आगे निकल चुका था। हम दोबारा गाड़ी की तरफ लौटने लगे और जैसे ही पहुंचे हमारी सांसें रुक गईं। ईशान गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था। उसके हाथ में एक भरी हुई कैन थी। वो पेट्रोल टैंक में झुका भरता जा रहा था और चिल्ला रहा था, क्या यार, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। हम हक्के बक्के स्तब्ध बस उसे देखे जा रहे थे। ईशान बोला, मैंने बोला था ना 5 मिनट में आता हूं। जब गाड़ी बंद हुई थी तो पेट्रोल की सुई देखी थी मैंने, पता चल गया था खत्म होने वाला है। वो पीछे पेट्रोल पंप दिख गया था तो मैं डिग्गी से कैन निकाल कर चला गया। तुम दोनों को बोलकर भी गया था, फिर भी भाग गए। वो बिना रुके एक ही सांस में बोलता गया। फोन भी किसी का नहीं लग रहा था। किसी से लिफ्ट ली, बाईपास तक आया, लोगों से गाड़ी का नंबर बताया। किसी ने कहा बाईपास की ओर गई है, लेकिन जिसने लिफ्ट दी थी उसने वहीं उतार दिया। कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, अब पैदल ही ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं। उसने पेट्रोल का ढक्कन बंद किया, कैन डिग्गी में रखी और बोला, अब ऐसे क्या घूर रहे हो, चलो बैठो, घर नहीं चलना है क्या। हम दोनों स्तब्ध थे। ईशान की बात सुनकर हमारी रूहें सिहर गईं, क्योंकि ठीक उसी वक्त पीछे से एक और आवाज आई, अरे दोस्तों देखो, मैं लकड़ियां ले आया। हमने पीछे पलटकर देखा, वो भी ईशान था। हाथ में लकड़ियां लिए हमारी ओर चला आ रहा था और हमारी रगों में जमी हुई ठंड दौड़ने लगी। दांत किटकिटाने लगे, पसीना जैसे बर्फ बना बहने लगा। दो ईशान, एक हमारे सामने खड़ा था और एक लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। कौन असली था, कौन नकली, हम एक मायाजाल में फंस चुके थे। जैसे ही लकड़ी वाला ईशान हमारे पास पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़े ईशान से मिली। दोनों की आंखें टकराईं और अगले ही पल लकड़ियां झन्न से जमीन पर गिर पड़ी। हवा का एक भयानक झोंका उठा और वो ईशान अब ईशान नहीं था। उसकी हंसी कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। वो एक विकराल चुड़ैल बन चुकी थी। बिखरे बाल, आंखों से टपकता खून, चेहरे पर नुकीली झुर्रियां, एक ऐसी शक्ल जो इंसान की तो नहीं लगती थी। हम समझ चुके थे यही वो चुड़ैल थी, वही साया जो इस गांव और हाईवे को बर्बाद कर चुका था। अब हम बुरी तरह फंस चुके थे। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम जान बचाने के लिए तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। मैंने भागते हुए अमन की वो बात याद की, अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके मरे हुए बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो सकती है। यह आसान नहीं था। हमें उसी कब्रिस्तान में जाना था जहां वो औरत मरी थी। हमें उसका बच्चा ढूंढकर उसे बरगद के पेड़ के नीचे दफनाना था। चुड़ैल हर तरफ थी। हम खुद को छिपाते हुए कब्रिस्तान में घुसे। हम उस खामोश धुंध से भरे कब्रिस्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर टूटी कब्रें, कहीं नाम मिटे हुए पत्थर, कहीं अधजली लकड़ियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई हमारी हर हरकत देख रही हो। तभी अमन रुका और बोला, याद है उस दिन ईशान ने बताया था कि वो औरत अपने जानवरों के साथ अक्सर इसी कोने में आती थी। हमने उस तरफ देखा। वहां एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी सी कब्र थी जिसकी चारों तरफ घास नहीं उगी थी, शायद क्योंकि कोई इसे अब भी छेड़ना नहीं चाहता था। कब्र के पत्थर पर काई जमी थी, लेकिन नीचे कुछ हल्का सा उकेरा गया था। ईशान ने हाथ की आस्तीन से मिट्टी साफ की और मुश्किल से पढ़ने लायक कुछ अक्षर दिखे। स्थानीय भाषा में लिखा था कुछ और नीचे फेंटली स्क्रैच्ड एक नाम, भोली की माई। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यही थी वही स्त्री। ईशान फुसफुसाया, अगर ये उसकी कब्र है तो उसके साथ ही उसका मरा हुआ बच्चा भी यहीं कहीं दफन है। अब सवाल था क्या करना है। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला। अमन ने कांपते हुए पत्थर हटाया और हम तीनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे।
कुछ मिनटों बाद हमें एक पूरा इंसानी कंकाल मिला। उसका ढांचा अब भी वैसे ही फैला था और पेट के पास एक छोटा सा ढांचा और 2 छोटे हाथों वाला कंकाल। बस वही क्षण था जब हम जान गए कि हम अब इस चुड़ैल के बिल्कुल करीब हैं। अमन ने कांपते हाथों से उस छोटे से कंकाल को उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस कंकाल से टकराईं, जमीन कांप उठी। कब्रिस्तान की सूखी मिट्टी अचानक हवा में उड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी जमीन को झकझोर दिया हो। चारों तरफ की हवा अब एक अजीब सी सिसकियों से भरी चीख बन चुकी थी। कब्र के चारों ओर घूमता काला धुआं अचानक एक जगह रुक गया और फिर वो सामने आ खड़ी हुई। वही जिसकी कहानी हमने सुनी थी, जिसका नाम नहीं सिर्फ साया जिंदा था, चुड़ैल। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। झुलसी हुई चमड़ी, बिखरे हुए धुएं जैसे बाल, आंखों से बहता गाढ़ा खून और वो मुस्कान जैसे किसी मरे हुए शख्स का जबड़ा धीरे धीरे खुलता हो। हमारी धड़कनें थम सी गईं। वो जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और उसकी नजरें सीधी अमन के हाथों में उठाए कंकाल पर टिकी थीं। वो एक दमदार चीख मारते हुए हम पर झपट पड़ी। मेरा बच्चा! उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो गए। हमने बेतहाशा भागना शुरू किया, कब्रिस्तान की उखड़ी हुई मिट्टी में फिसलते हुए, कभी कब्रों से टकराते, कभी कांटों में उलझते। मैंने पीछे पलटकर देखा। वो हमें हवा में तैरती हुई पगली सी हंसी हंसते हुए पीछा कर रही थी। उसकी आंखें अब भी कंकाल पर टिकी थीं, मानो वो बस एक झपट में अमन का गला चबा जाए। हम किसी तरह दोबारा उस पुराने बरगद के पास पहुंचे, जिसकी शाखाओं से अभी भी कटे हुए पैरों जैसी आकृतियां लटक रही थीं। कब्रिस्तान की चीखें अब भी आसमान में गूंज रही थीं। पीछे कहीं दूर वो चुड़ैल अब भी पागलों की तरह बौखलाई हुई चीख रही थी। हमें जल्दी करनी थी। हमें उस कंकाल को पेड़ के नीचे दफनाना ही था। पर तभी अमन ठिठका। गड्ढा कैसे खोदें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तीनों एक पल को रुके, सांसें तेज, दिल कांप रहा था। और तभी ईशान की नजर गाड़ी के डिग्गी की तरफ गई। उसने दौड़ते हुए डिग्गी खोली और जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, डिग्गी के एक कोने में पड़ा था एक पुराना लोहे का पहिया खोलने वाला रॉड, टायर आयरन। वो शायद गाड़ी के टूल किट का हिस्सा था, जिसका हमें अब तक ध्यान भी नहीं गया था। यही काम आएगा, ईशान बड़बड़ाया। उसने रॉड उठाया और मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। बरगद के नीचे की जमीन कड़ी थी, लेकिन गीली भी, क्योंकि वहां नमी ज्यादा थी। मैंने और अमन ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। हमारे नाखूनों में मिट्टी भरती जा रही थी। हथेलियों की खाल छिल चुकी थी, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हर पल वो चुड़ैल हमारे करीब आ रही थी। मैंने अपने गले से चेन निकाली और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, ताकि वो पास ना आ सके। ईशान रॉड से जमीन कुरेता जा रहा था। हम उसके पीछे अपने हाथों से मिट्टी खींच रहे थे और कुछ ही देर में एक गड्ढा तैयार हो गया। उतना गहरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि एक छोटे कंकाल को समा सके। अब अमन चीखा और उसने उस बच्चे के कंकाल को गड्ढे में रखा। जैसे ही अमन ने मिट्टी की आखिरी मुट्ठी उस कंकाल पर डाली, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा जो अब तक कांपती हुई बह रही थी, एकदम से रुक गई। वो पेड़ जिसकी शाखाओं पर कटे हुए पैर लटक रहे थे, अब एकदम स्थिर थे, जैसे वक्त थम गया हो। हम तीनों थर-थर कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कहीं दिल में ये उम्मीद जागी कि शायद सब खत्म हो गया। पर तभी एक जोरदार चीख, जैसे आसमान चीर दिया गया हो। मेरा बच्चा! वो आवाज कहीं जमीन के नीचे से आ रही थी या आसमान के अंदर से, समझ ही नहीं आया। हमने ऊपर देखा, आसमान काला पड़ चुका था, कब्रिस्तान के उस पुराने हिस्से से जिससे हम भागे थे। कई सफेद धुएं की लहरें उठने लगीं। हर धुएं की लहर एक औरत की चीख बनती जा रही थी। उन सबके चेहरे विकृत थे, आंखें लाल अंगारों जैसी, काले बाल हवा में तैरते हुए, और एक के बाद एक वो सारे साए उस बरगद की ओर दौड़ने लगे। हम पीछे हटने लगे, मगर तभी हमें एहसास हुआ कि वो चुड़ैल अब एक नहीं रही। उसने अपने शरीर में जितनी भी आत्माएं समेटी थीं, अब वो सब अलग अलग होकर आसमान में फैल चुकी थीं। बरगद के चारों ओर अब एक भयानक मंजर बन चुका था। हर आत्मा
मानो किसी और के शरीर में उतरने को तैयार हो रही हो। हम तीनों वहीं गिरते पड़ते बैठे थे, चेहरे लहूलुहान, सांसें उखड़ती हुई। और सबसे बुरी बात, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब क्या करें? ईशान की आवाज कांप रही थी। मैंने आसपास देखा, वो पुराना वीरान गांव, वही टूटी फूटी दीवारें जिन पर वही अजनबी भाषा में कुछ लिखा था। तभी मुझे कुछ याद आया। नालेबा, हाँ, वही शब्द जिसका अर्थ था कल आना। मैंने झट से अपनी उंगली उठाई जो अब भी लहू से लथपथ थी, और गाड़ी की पिछली खिड़की पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में वही आकृति बनानी शुरू की, नालेबा। हाथ कांप रहे थे पर शब्द पूरे करने थे। जैसे ही आखिरी लाइन खींची, चारों ओर बवंडर सा उठा। आत्माएं चीखती हुई पीछे हटने लगीं। उनकी आवाजें अब भी गूंज रही थीं, मगर अब वो दूर जा रही थीं। बरगद के पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। हवा तेज होती गई और फिर एक तेज सफेद रोशनी फूटी जिसने सब कुछ निगल लिया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत था। न कोई चीख, न कोई साया, बस हम तीनों खून से सने हुए गाड़ी के बोनट से टिके, सांस लेते हुए, जैसे अभी भी यकीन न हो कि हम जिंदा हैं। उस रात हम तीनों किसी तरह वापस लौट तो आए, लेकिन जो लौटा वो वही इंसान नहीं था जो उस जंगल में दाखिल हुआ था। हमारे भीतर कुछ टूट चुका था। कई हफ्तों तक हम में से कोई ठीक से सो नहीं पाया। कभी गाड़ी के शीशे पर वही आकृति दिखती थी, कभी रात के सन्नाटे में कोई धीमी सी हंसी सुनाई देती थी। ईशान अब भी रात को सोते सोते चिल्ला उठता है, मेरा बच्चा वापस कर दो, अमन बोलता है। उस दिन के बाद से उसे कभी दोहरे चेहरे वाले लोग दिखने लगे हैं। एक चेहरा सीधा, दूसरा उल्टा। और मैं अब भी हर बार गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पिछली खिड़की पर एक बार उंगली फेर लेती हूँ, बस ये देखने के लिए कि नालेबा अब भी लिखा है या नहीं। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक जगह थम जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो बरगद जो अब भी वहां खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इसने आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी हो तो डरावनी दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर से हो।